सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका सुबह सवेरे आगाज़ होना चाहिए किसी अच्छी बात से। तो आज ले लेते हैं आगाज़ से मुतालिक ही। आगाज़ तो हमें हर रोज़ करना होता है, वो चाहे दिन का हो सकता है, किसी काम का हो सकता है या फिर किसी प्लान का हो सकता है। आपका आगाज़ हमेशा आपके जहन में एक ब्राइटर साइड पे होना चाहिए। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं या हम समझते हैं कि शायद ऐसा काम नहीं हो पाएगा, मगर अगर आप आगाज़ पर ही ये सोच लेंगे कि ये काम ज़रूर किया जाएगा और भरपूर हिम्मत से किया जाएगा तो आपके दिन भर का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से होगा। आगाज़ की बात करते हैं तो आगाज़ के लिए कहते हैं कि कोशिश करें कि आपके जो 24 आवर्स हैं, आपके दिन के 24 घंटे हैं, उनको आप रन करें, उनको अपने तरीके से आप चलाएं, ना कि वो 24 घंटे आपको रन कर रहे हो कि वो आपको चला रहे हो कि आपको किस तरह से अपने दिन का आगाज़ करना है या काम करना है। तो कोशिश करें आपके दिन का जो आगाज़ हो वो सबसे पहले तो आप उठते हैं और बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, मगर दिन के आगाज़ को अल्लाह ताला के नाम से करें, फजर की नमाज अदा करें, वो रखते हैं अदा करें और उसके बाद अपने दिन का भरपूर आगाज़ करें। आगाज़ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम सोच कर सोते हैं कि इनको कल आने वाले दिन में हम ये कर जाएंगे। तो अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो आपके दिन का आगाज़ सुबह सवेरे उठकर बहुत ही बेहतर होना चाहिए। उसमें आगाज़ में सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर इसके साथ साथ जब हम घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए नाश्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नाश्ता किस तरह से होना चाहिए, कैसा भरपूर ब्रेकफास्ट आपको मिलना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको पसंद है या कौन सी ऐसी चीज़ आपके नाश्ते के अंदर ऐड होनी चाहिए जो आपके पूरे दिन को एनर्जी देती रहे। नाश्ते की भी बात करेंगे, आगाज़ की तो हमने बात कर ली। अल्लाह का नाम ले, बेहतरीन तरीके से इसका आगाज़ करें और यकीनी तौर पर आपका पूरा दिन बेहद अच्छा गुजरेगा। जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, कुछ लोग नान चने खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को निहारी अच्छी लगती है, कुछ सिरी पाई की तरफ बढ़ते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ब्रेड हो और घर में कुछ ऑमलेट हो जाना चाहिए, लस्सी वस्सी हो जानी चाहिए, जूस अच्छा हो जाना चाहिए या इस टाइप की कुछ अच्छी सी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे जो दिन का आगाज़ होता है वो नमाज के बाद यही होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट भरपूर होना चाहिए, एनर्जी से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एनर्जी देने के लिए आएंगे। उसके लिए हम चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन लस्सी वस्सी का नाश्ता करूँ, क्योंकि मुझे लस्सी पी के बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बाकी के दिनों के आगाज़ पर मैं कोशिश करती हूँ लस्सी से अवॉइड करूँ। तो दिन के आगाज़ में नाश्ते के तरफ बढ़ेंगे, मगर इससे पहले ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज गर्मी होगी, सर्दी होगी, मौसम कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा या फिर चिपचिपाहट से भरपूर मौसम आज पूरा दिन हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी मौसम की क्या सूरत हाल आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर शहर का ही, उसका दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करते हैं कि लाहौर में कम से कम रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री हो सकता है। और इस्लामाबाद के मौसम की भी सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री हो सकता है। कराची शहर की हवाएं बड़ी नेमत होती हैं और किसी नेमत से कम नहीं, मगर ये हवाएं रुक जाएं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कराची में कम से कम रहेगा दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री हो सकता है। और अब पेशावर का रुख कर लेते हैं कि पेशावर की क्या सूरत हाल है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक जा सकता है। कोयटा का टेम्परेचर भी कुछ ऊपर हुआ है, पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे नीचे डाउन जा रहा था, मगर अब ऊपर हो गया है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 हो सकता है। और अभी मेरे दिन का तो आगाज़ हो चुका है सुबह सवेरे पाकिस्तान में भरपूर एनर्जी के साथ, मगर ये एनर्जी आपके अंदर कैसी आनी चाहिए। मौसम की तो बात हमने कर ली, मगर अपनी शेफ़ से भी आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में सोनिया नदीम है। सोनिया, हम देख रहे हैं बड़ी मज़े की चीज़ें आप बना रही हैं, फटाफट आई हैं आपने और यहाँ पर मिर्चें कट कर ली हैं, टमाटोज़ कट किए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो नाश्ते में कोशिश करते हैं उन्हें ऑमलेट मिले, सर्दी हो या गर्मी हो, मगर ऑमलेट क्या आपको सिर्फ खाना आता है या बनाना भी आता है? तो
आज देखते हैं हमारी शेफ किस तरह से ऑमलेट बना रही है। ऑमलेट बना रही है मसीहा? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ऑमलेट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं 3 तरह के ऑमलेट आपको बनाना सिखाऊंगी। समर वेकेशन चल रही है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। मेरे लिए भी बता दें, मुझे वैसे भी अंडा खा के बहुत ज्यादा गर्मी सी फील होती है ऑमलेट से। नहीं, मुझे भी कुछ बताएं आप। इंशाल्लाह हम एक बना रहे हैं चीज़ ऑमलेट, ठीक है। दूसरी बना रहे हैं कबाब ऑमलेट, तीसरी हम बना रहे हैं स्लाइस ऑमलेट, ठीक है, ब्रेड ऑमलेट। तो अभी हम ये चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं बच्चों के लिए। जी, बच्चों के लिए, ठीक है। बड़े भी खा सकते हैं जनाब। हाँ, बड़े भी खा सकते हैं यार, सब खा सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। जिनको चीज़ पसंद है वो ज़्यादा शौक से खा सकते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम बनाते हैं। अभी हम जा रहे हैं चीज़ ऑमलेट। ठीक है, आपके बनाएं। मैं अभी सोनिया आपसे थोड़ी सी आपकी पहुंच से दूर जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली प्याज कटता है तो मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू जमा हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती हमारे सब सवेरे पाकिस्तान में हमारी मुझे देखे तो आंसुओं में देखे। आप प्याज ज़रा कट कर ले, मैं थोड़ी देर में आपकी तरफ आऊँगी। हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है और हुकूमत के पास हमारे लिए क्या प्लान्स हैं और हुकूमत कौन सी ऐसी नई चीज़ें हम लोगों के लिए लेकर आ रही है जो वो वाले जान होगी या फिर हमारे लिए कुछ चीज़ें रिलीफ भी साबित हो सकती है। नुमाइंदा खुसूसी सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, क्या अच्छी खबरें लेकर आए हैं? आज आप हमारे दिन का आगाज़ किस तरह से कराने वाले हैं? हमारी तो कोशिश अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपके पास कौन सी ऐसी न्यूज़ है कि वाकई अच्छे तरीके से हमारे दिन का आगाज़ हो सकता है? जी सरवत, ख़बर तुम्हारी ऐसी जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि खुशगवार सूरत हाल पैदा हो, लेकिन बसा औक़ात ब्यूरोक्रेसी के रवैये के बायस जो हुकूमती काविशें होती हैं, मुख्तलिफ इदारों की काविशें होती हैं, वो ना खुशगवार सूरत हाल में बदल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं फाटा के इलाके की और बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है मीरन शाह, उससे मुतल्लिक जहाँ पर दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। फिर हमने देखा कि जून 2014 में ज़रब ऑपरेशन शुरू हुआ और वहाँ पर फिर पायदार अमन कायम करने के हवाले की राह हमवार की गई। इस अरसे के दौरान जो मीरन शाह था, यहाँ पर कमर्शियल इलाका था कैंट के बिल्कुल मुल्हिका। वहाँ पर जब वहाँ से नकल मकानी की गई लोगों को, तो पाक फ़ौज ने वहाँ पर कबायली अवाम के साथ कमिटमेंट के मुताबिक जो वहाँ पर पुरानी दुकानें थीं और जो पुराने वहाँ पर जितने कुछ जो स्ट्रक्चर थे उनको मिसमार किया गया और ये कमिटमेंट की गई थी कि पाक फ़ौज यहाँ पर उन्हें नई दुकानें तमीर करके देगी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और पाक फ़ौज ने मुकर्रर वक्त के अंदर अपना वादा पूरा किया और तकरीबन 1344 दुकानें तमीर करके दी गई। मीरन शाह के अंदर चूँकि ये शुमाली वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर है, तिजारती गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को रोज़गार के मौके यहीं पर मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दोबारा से आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ पर कबायलियों ने कुछ एतराज़ात सूबाई हुकूमत के साथ उठाए कि उनके जो कमर्शियल जो नए प्लानिंग के मुताबिक तमीरात की गई, काम तो कारोबारी सरगर्मियाँ तो शुरू हो चुकी, लेकिन पहले यहाँ पर जो उनकी दुकानें थी उनकी तादाद 6600 थी। नए प्लान के मुताबिक सिर्फ 1344 दुकानें तमीर हो चुकी हैं। चूँकि नए रोड्स बनाए गए, पार्किंग का एरिया बनाया गया, तो कबायली बेशुमार कबायली 5654 दुकानों से महरूम हुए। अच्छा। तो ये एक बड़ा एक उनके लिए मसला था कि वो अपनी कारोबार दोबारा उस तरीके से शुरू नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें या तो दुकानें तमीर करके दी जाएँ या कंपनसेट किया जाए। सूबाई हुकूमत की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा रहा, पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये हिदायत की कि कमेटी कायम करके इस मामले को हल किया जाए। कमेटी कायम हुई, कमेटी की रिपोर्ट भी हमें वसूल हुई है और डिप्टी कमिश्नर मीरन शाह ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये तहरीरी तौर पर लिख दिया कि इन कबालियों के मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, इन्हें कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो एक अप्रोप्रिएट एक माकूल जो रेट था वो तय किया गया, जिसके मुताबिक मजमूई तौर के ऊपर इन 5654 दुकानों के बाद सूबाई हुकूमत ने 13 अरब रुपए अदा करना थे। मार्च 2019 में ये मुआहिदा तय पाया, लेकिन सूबाई हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरान इस मामले की राह में रुकावट बन चुके हैं। वो इस तहरीरी मुआहिदे को और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अब जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मरतबा रिमाइंडर भिजवाया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, दीगर वज़रा को, उनकी टीम को, लेकिन कोई इसकी जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है।
देखिए वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जब ऐसे आप उनको कमिटमेंट करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद उससे निगेट करते हैं तो फिर वहाँ पर उनकी हौसला शिकनी होती है और सूरत हाल ख़राब होती है। अब मजबूरन इन कबाइलियों ने एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाई गई है कि वो इस्लामाबाद में धरना देना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल है भट्टी साहब, ये तो सही बात नहीं है अगर धरना होगा। इन धरनों का कल्चर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने खुद से बनाया था, ये कल्चर मुतारिफ कराने वाली पीटीआई खुद थी। सबसे गलत बात तो ये है कि पूरे मुल्क पर हुकूमत करने वाली पीटीआई सबसे ज्यादा जो एक पोस्टर लेकर इन इलेक्शंस में आई थी 2018 की, वो उनकी केपीके की अपनी गवर्नमेंट थी। जब अपनी गवर्नमेंट ही उनके मुआहदे से रुगरदानी कर रही है तो उसकी रीजंस पता नहीं चले कि आखिर इस मुआहदे से फिरने का मतलब क्या है और क्यों फिर रहे हैं वो इस तरह से। जी सरवत, आई थिंक ये कुछ ऐसे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सूबाई हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी में, जो ये चाहते हैं कि सूरत हाल ख़राब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़े। चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक जब ये मामला पहुँचाया गया तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि इन कबाइलियों को उनका हक मिलना चाहिए। और वैसे भी कबाइली इलाकों के अंदर सूरत हाल पहले ही बहुत नाजुक है। जब हुकूमत उनके साथ एक तहरीरी मुआहदा कर लेती है तो फिर उसको हर सूरत उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब फाटा में बिलखसूस जो केपी में जम हो चुका है, वहाँ पर जो लैंड के तनाज़ात हैं उसको हल करवाने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड तैयार करवाने के हवाले से वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अब आई डोंट नो कि ये मामला उनकी नज़र से भी क्यों ओझल रहा कि वो कबाइलियों के लोग जो मुहिब्बे वतन हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने तमाम हुकूमती अहकामात को तस्लीम किया, अब उन्हें कंपनसेशन नहीं हो पा रही। वो लोग गुज़श्ता रोज़ पेशावर में भी सरापा एहतजाज थे, तो बजाय इसके कि इससे कब धरना हो, एहतजाजी मुजाहरे हों और लोगों के अंदर एक बदली पैदा हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि एक मामूली अमाउंट थी सूबाई हुकूमत के लिए कि उनको कंपनसेट करना, जिससे पूरे मेरन शाह का जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो बहाल हो सकती हैं। लोगों को जो दरीना मुतालबा था वो पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल, खान साहब तो ये कहते हैं, मैं तो कबाइलियों को बड़े अच्छे से तरीके से जानता हूँ, जितने भी यहाँ पर वज़ीर आज़म इस मुल्क में आए हैं सबसे ज्यादा वो इस चीज का बेनिफिट लेते हैं कि वो कबाइली इलाके से उनकी वालिदा के हवाले से वो अपना देते हैं रिलेशन, और इसके साथ साथ वो बताते हैं कि मैं कबाइलियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेट्स होप कि खान साहब इसके लिए कुछ बेहतर कदम उठाएंगे, फौरी तौर पर उठाएंगे। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। आपने बड़ी क्या कहूँ, अच्छी तो नहीं, दिल हिला देने वाली खबरें दी हैं कि कुछ गैस की कीमतों के हवाले से दी हैं और कुछ सारिफीन के हवाले से दी हैं। तो गैस तो आज हमारे यहाँ पे किचन में भी चल रही है और आग भी चल रही है, इसके साथ साथ बन रहा है कुछ मज़ेदार सा, और वो मज़ेदार चीज़ क्या है? चीज़ ऑमलेट है ये। ओके, ऑमलेट की चीज़ ऑमलेट आप बना रही हैं, ज़रा प्लीज़ कैप्चर करें इसको। ये चीज़ ऑमलेट बन रहा है और ये ब्रेड ऑमलेट बनेंगी। देखिए फुल लाइन मुझे दे दें, मैं इसको साइड पे कर दूँ। जी थैंक यू। ओके अच्छा, हम ये स्लाइस है, इसके ऊपर आपने चीज़ को पेस्ट किया है, उसके बाद आपने सेकंड स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है। खुशबू तो बड़ी मज़ेदार सी आ रही है। वैसे मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूर, बिल्कुल। पीस के साथ हम हेल्पफुल एक जूस बनाएंगे जो पीच का जूस होगा। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़बरदस्ती चीज़ें बनाएं सोनिया, हम यहीं पर हैं और यकीनी तौर पे जो चीज़ बन रही है उसको खाए बिना तो नहीं जाएंगे। बड़ी तेज़ भूख भी लग रही है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। मगर इसके साथ साथ ये जैसे ही बनता है, कंप्लीट होता है, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले कुछ बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी। पाकिस्तान मैच तो विन कर गया और लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच होने वाला है उसमें क्या सिचुएशन बनती है। आज आपका दिन कैसा रहेगा, महीना कैसे होगा? आज तो मैं खुद भी पूछूंगी मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। सुबह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद इसकी वजह ये कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और खुशबू भी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जब भी हम ब्रेक पर जाएंगे तो उसके बाद जब वापस आएंगे मेरे सर का दर्द खत्म हो चुका होगा क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी होंगी। लेट्स सी आज का आपका दिन कैसा गुजरेगा, आपका महीना कैसा गुजर सकता है, पाकिस्तान के हवाले से क्या फ्यूचर है, हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है खान साहब, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भी अपने से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए और जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे साथ एज इट इज़ जिस तरह से मौजूद होते हैं आगा बहिश्ती साहब होते हैं, हमारे फल्कियात वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से। मगर इसके साथ साथ आपको आगा साहब वेलकम करेंगे। बुशरा आसिफ साहिबा बड़ी क्यूट सी हमारे साथ बैठी हुई है, टेरो कार्ड रीडर हैं, इनके कार्ड्स को घुमाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हम कार्ड्स के थ्रू जानना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आगा साहब आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान
पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शन की थी वो सच साबित हुई। हमारे लिए बड़ा खुशी का, बड़ा ज़बरदस्त दिन था जब हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देखा था, और यकीनी तौर पे मेरे दिल में आपके लिए बड़ी सारी दुआएं निकली थी कि आगा साहब ने पहले ही हमें बता दिया था, तो थैंक गॉड कि हम जीत गए। बहुत शुक्रिया। एक दुआ से फिर आपके सवालात के जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़ि साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि इल्म फ़ल्कियात, क्योंकि मैं इस इल्म से वाबस्ता हूँ तो इसीलिए मैं इसकी दिफा भी करता हूँ। तो मैंने ये साबित किया है कि इल्म फ़ल्कियात एक मुकम्मल इल्म है, और अल्लाह ताला ने इस इल्म के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से फ़ायदे और बहुत से मसले मसाइल और परेशानियों से निकल सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर के पास बीमार जाता है और अपने मुख्तलिफ़ चेकअप के बाद बीमारियों से निकलता है, इसी तरह बिलखुसूस उलमाए फ़ल्कियात ने इसमें बड़ा अच्छे काम किया है। और वो ये काम किया कि इल्म फ़ल्कियात के ज़रिए आपके अदद के हिसाब से जो सूरे निकलते हैं वो पढ़ने से मसले मसाइल, आपकी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको ख़ुद भी मालूम है, हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बहुत से मुश्किलात होती है, और जब आप इस मुश्किलात से आप निकलना चाहती हो या निकलना चाहते हो तो फिर आप अल्लाह की किताब से रुजू करेंगे। तो माहिरीन फ़ल्कियात अल्लाह की किताब से रुजू करें। आपकी तरफ में आती हूँ आगा साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, मगर चूंकि बुशरा आसिफ भी हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर मौजूद हैं, इनके भी कार्ड्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और आप लोग जो बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, कुछ लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान हैं, और कुछ लोग अपनी शादी ना होने की वजह से परेशान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपके मसाइल का हल भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। सवेरे पाकिस्तान में आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए और उनका सबब जानने के लिए और उनकी वजूहात को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं आगा बहिश्ती साहब भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ बुशरा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। तो आगा साहब, मैच के हवाले से हमारी बात चल रही थी, तो आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो तो सच साबित हुई, मगर कुछ चीज़ों पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। आगा साहब, आपने कहा फ़खर जमान बड़ा हिट जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त खेलेगा, वो तो पहले ही निकल गया, स्टार्ट पर ही उड़ गया, वो तो ये कैसे हो गया? आगा साहब, आपकी इतनी प्रेडिक्शन सच होती हैं, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, वो सारे जो है वो देखते हैं कि टीम की जो बुनियादी जो सितारे होते हैं ना, हम उस हिसाब से देखते हैं। ठीक। तो मैं उस वक्त देख रहा, फ़खर से लेकर सारी टीम की कारकर्दगी जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ठीक नज़र आ रही थी। तो इस बुनियाद पे मैंने ये फ़ैसला किया था। ज़ाहिर बात है, मेन 2-3 खिलाड़ियों के हवाले से जो हम समझते हैं कि ये 2-3 खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेंगे तो टीम क्योंकि जीत जाती है। तो इसी में आपने हालांकि बॉलरों के बारे में भी पूछा था, तो उस हवाले से भी मैंने कहा था क्योंकि जर्नल पूरी टीम की कारकर्दगी बेहतर, उनमें फ़खर के बीच ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रही है। सही। तो हमने, आपको पता है, एक दिन पहले इसके ऊपर मैंने देखा था, जब मैंने सुबह वापस जाकर फ़खर के बारे में मैंने अलग अलग करके पूरी टीम के हिसाब से देखा, तो उसमें यकीनन 2-3 खिलाड़ियों की ज़वाल बहुत वाज़ेह तौर पर थी। तो बाज़ औक़ात ज़वाल की कैफियत ये सितारों की मूवमेंट से कुछ चेंजिंग ज़रूर होती है, मगर अलबत्ता क्योंकि जर्नल टीम के हवाले से जो पेशन गोई थी वो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ टास्क के भी किया था उस दिन। आपको पता है ना, अफगानिस्तान टास्क जीतेगा और बाकी मैच जो है वो पाकिस्तान जीतेगा। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जर्नल टीम के हिसाब से जो पेशन गोई करते हैं, अब तक आपको मालूम है कि 36 पेशन गोइयाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त और सच साबित हुई है। और ये मुझे लगता है इल्म फ़ल्कियात की एक तारीख, और आप हैरान हो जाओगे ये देखकर। और जो आगा बेहिश्ती के जो पेच है, इस वक्त तकरीबन इस क्रिकेट के दौरान तकरीबन 10
से 20,000 लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया है। खुदा आगा की साहब, मैं ज़ात है। आपको एक बात बताने वाली हूँ जिसको सुन के आप भी शदीद हैरान हो जाएंगे। आपकी प्रेडिक्शन के ऊपर मैंने अपने हस्बैंड के साथ लगा ली शर्त कि पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतेगा, और मर के वो जीता और मैं शर्त हार गई। पता है आपको, ये पैसे आप चुकाएंगे अब आगा साहब, ये आप चुकाएंगे मेरी शर्त के पैसे। नहीं, वो आप और आपके हस्बैंड के मामले में आपस में खाना खा लीजिएगा। और बाकी रह गई कि जनाब अली पाकिस्तान जो है वो जीतने की पेशन गोई बिल्कुल सच थी, और बस बाहर के इनसे बहुत गलतियां हो गई हैं। और बाहर के हम तो बैठ के सितारों को उलूम से देखना होता है, खेलना तो उन्हीं ने होता है कि उनको थोड़ी सी देखने पड़ेगा कि आज वो नौबत आई थी कि हम अपनी टीम, अफगानिस्तान की टीम जो पाकिस्तान के यहाँ सीख के पेशावर के अंदर सीख के गई है, और आज हम उनके लिए दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए। तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमारी टीम को क्या हो गया कि दुनिया की एक अच्छी टीम और अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले में हम दुआएं मांगने में उतर आए थे। लेकिन तो खैर बार जब जीत की पेशन गोई होती है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, तो जाहिर बात है सब कुछ खुदा ने करना है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम इल्म के दायरे में रहते हैं, बस इतनी सी बात है। जी सही है, ठीक है आगा साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला आगे भी उम्मीद इसी तरह से करते हैं। मगर इससे पहले बुशरा साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ बात करते हैं उन स्टार से रिलेटेड। अब वैसे चूंकि हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, मंडे है, और सबसे पहले तो ये बताएं कौन कौन से ऐसे बर्ज हैं जो इस पूरे वीक में उरूज पर रहेंगे, किनको आप समझती हैं कि मुश्किलात का वो सामना कर सकते हैं, कंडीशन कैसी रहेगी इस पूरे वीक में? इसमें ऐसा है कि इसके लिए सबसे पहले तो हमें कार्ड का स्प्रेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें। जी जी प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, मुझे बड़ा कुछ शौक है कि मैं भी सीखूँ ये किस तरह से होता है, बड़ा मुश्किल सा लगता है मुझे ये। इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है हमारे शुरू के, जो हमारे 12 सितारे होते हैं, इसमें जो शुरू के 6 सितारे हैं, ओके, वो बिल्कुल परफेक्ट देख रही हूँ मैं। उनके फैसले मुस्तहकम रहेंगे, उनकी चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही होंगी, कमिटमेंट्स पे पूरे उतर भी रहे होंगे, और उनके साथ उनको कोई चीट भी नहीं कर रहा होगा। पैसे के हवाले से देखा जाए अगर, तो ये शुरू के जो 6 सितारे हैं, फर्स्ट जो 6 साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है, वो जो है हमारे, वो मैं उरूज पे देख रही हूँ। ठीक है, उनको मैं पैसे से भी मुतमईन देख रही हूँ, घरेलू उनकी ज़िंदगी भी मुतमईन है। अगर कोई रिश्ता वगैरह आया हुआ है या कहीं रिश्ते की बात चल रही है, माशाल्लाह अच्छा उनका, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बिला सोचे समझे, यानी कि अगर हाँ भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तालीम के हवाले से भी इनकी मैं बहुत ज़्यादा मतलब उरूज पे जाता हुआ इनको देख रही हूँ। इनके आप ख़त्म होते हुए देख रही हैं? मसाइल बिल्कुल ख़त्म होते हुए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनके, जो भी इनके काम थे उनके रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं, जो काम इनके रुके हुए हैं वो हो जाएंगे, इस वीक में ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, ठीक है, परफेक्शन देख रही हैं। चलिए, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात कर रहे थे, अब्दुल वासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल वासी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाह रहा था आगा भाई साहब से जी, मैं जो भी काम करता हूँ उसी में मुझे लॉस हो जाता है, या तो 5-6 महीने के बाद मेरा दिल उस काम से, वो कहते हैं ना, उकता जाता है। तो पूछना मैं ये चाह रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत भी करता हूँ, शौक से काम भी करता हूँ, लेकिन वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाते जो मुझे मिलने चाहिए थे। यानी कि अगर पैसा है तो वो पैसा मेरे पास रहता नहीं है, बड़ा हाथ तंग हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, तो कभी ऐसा होता है कि मेरे जेब में हज़ारों रुपये होते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, आखिर की वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और क्या इसका सोल्यूशन क्या है? चले बात से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसे नताइज आपको मिलते हैं, लेकिन सेकंड कॉलर हमारे साथ आयशा भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा, क्या जानना चाहेंगी आप? जी, आपने मुझे भाई के बारे में जानना है। जी, भाई का डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1981। जी जी, शाम 4 बजे। ठीक है, तो क्या जानना चाहेंगे? उनकी शादी हुई है, उनकी बीवी तलाक थी, अलहदगी हो जाएगी या वापस आ जाएंगे। अच्छा, कितना अरसा हो गया उनकी शादी को, आपके भाई की शादी को? बच्चे हैं इनके उनके? नाम ले लीजिएगा ज़रा, उनके नाम, इनकी वालिदा वालिद का नाम ले लीजिए। अभी अम्मी का नाम सफिया, अबू का नाम रशीद, भाई का नाम शहजाद। अच्छा जी, ठीक है आयशा, अभी हम जान लेते हैं। और अभी जरीना भी हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर तमाम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। जी जरीना, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आगा साहब से बात करनी है। जी जी प्लीज़, वो सुन रहे हैं, बात कीजिए आप। ये मेरा नाम जरीना और मेरी वालिदा का नाम वजीरा बीबी और वालिद का नाम अहमद। जी जी, ठीक है। तो मैंने अपने हालात के बारे में पूछना है कि मेरे हालात बहुत ख़राब हमारे जा रहे हैं काफ़ी अर्से से।
ठीक है जी, तो ये आगा साहब से ज़रा सही तरह मेरे पता करवा दें कि क्या मसला है। जी जी, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान देखिए, अभी आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अगर सबसे पहले जो क्वेश्चन आया उसमें ये था कि हमारे भाई हैं अब्दुल वाद से, वो कह रहे हैं कि जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल पाता जिस तरह की वो नियत करते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं समटाइम, और समटाइम बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, काम से 5-6 महीने के बाद उनका जी उठ जाता है। उसके क्या रीज़न है, क्या करें वो? खैर उसने अगर डिटेल दी होती तो मैं कुछ सितारों के सियारों के हिसाब से कुछ बता देता। अलबत्ता जो बात उसने बताई उस हिसाब से बरकत के लिए सूरह वाक़िया और सूरह तहरीम, ये सूरह तहरीम 28 पारे में एक सूरह है, बहुत खूबसूरत सूरह है। ठीक है। आप ये दोनों नमाज के बाद एक बार या नमाज मगरिब के बाद दोनों सूरह मिलकर पढ़िएगा, आपके काम में भी बेहतरी आएगी और आपके काम में भी बरकत आएगी, और आपकी जो परेशानियां हैं और मुश्किलात है उसमें भी परवरदिगार आलम कमियां आपके अंदर लाएगा और चीज़ों में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो मसाइल हैं। और दूसरा जो ज़रीन के बारे में भी बता दूँ। जी जी, ज़रीना के बताएँ। तो ज़रीना, अच्छा ज़रीना के बारे में ये है कि इनका जो ज़वाल की कैफियत पिछले चंद सालों से मौजूद है, और मुझे लगता है कि आप ये ज़वाल की कैफियत अगले 2-3 महीने तक निकलने वाली है। इंशाअल्लाह अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ोगी, रकावटें मसाइल परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगे और ज़िंदगी में आसानी अल्लाह ताला आपके ऊपर डालने वाला है, और मुश्किलात और मसाइल से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आप आगे बढ़ोगी। अल्लाह ताला बहुत आसानियों के साथ आपकी किस्मत खोलने वाले हैं। फिर भी जो आपने नाम बताया उस हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से जो 2 सूरह निकलते हैं जी, सूरह हूद और सूरह यूनुस, आप बाकायदगी के साथ इन दोनों सूरों की तिलावत करें और परवरदिगार आलम से मदद मांगे और नमाज की पाबंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है इंशाल्लाह। एक और कॉलर थी आगा साहब हमारे साथ, आयशा, वो अपने भाई की वजह से कुछ परेशान है कि भाई उनकी शादी हो चुकी है मगर उनकी जो मिसेज है वो उनसे डिवोर्स मांग रही हैं, सेपरेशन हो जाएगी नहीं होगी, वो ये जानना चाह रही थी। जो डिटेल जो उसने दी, जो मुझे समझ आई, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में मसाइल मुश्किलात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मसला परेशानी पैदा होने का इम्कान मौजूद है। अलबत्ता अगर उससे निकलना चाहते हैं तो इनके लिए ज़रूरी है सूरह कौसर और सूरह मुद्दस्सिर और सूरह जुम्मा इनकी बाई पाकीदगी के साथ पढ़े, अगर ये रिश्ता चाहते हैं जुड़ा रहें और ये रिश्ता ख़राब ना हो। ये तीनों सूरह अगर ये पढ़ती है या पढ़ता है तो यकीनी तौर पर इसके रिश्ते में जो मसाइल मुश्किलात जो तलाक की तरफ जा रही है वो बिल्कुल रिवारस हो जाएगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी और उल्फत पैदा होगी। ये जो झगड़ा लड़ाई है अल्लाह की इन सूरों की बदौलत परवरदिगार आलम इससे ख़त्म कर देगा और इसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ये मोहब्बत और उल्फत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। ठीक है बुशरा साहब, ये भी होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं उनकी लग भी एक जैसी होती है मगर अनफॉर्चुनेटली सडनली कुछ इस तरह की रीजंस बनती हैं कि उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्त हैं या बहुत सारे बहन भाई होते हैं वो बैरून मुल्क जाने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ की काम करती है कुछ की नहीं करती। तो वो तमाम बहन भाई, वो तमाम हजरात जो इस वक्त बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो कौन कौन से स्टार है जिनका ये सफ़र जो है मुतवक्किल है, कहा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है और वो लोग जा सकते हैं? जैसा कि आपने पहले जो स्प्रेड निकलवाया, फर्स्ट जो 6 ज़ोडिएक साइन थे उसके बारे में मैं बता रही थी, जब वो उरूज पे हैं इस वक्त। ठीक है, तो पहले जो 6 साइन है वो लोग अगर इमिग्रेशन के लिए ट्राई करते हैं या वो करते हैं जाना चाहते हैं तो वो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अच्छा। लेकिन बकिया जो 6 साइन है वो भी मैंने कोई इतने बुरे नहीं है। कार्ड उसमें आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का। ठीक है, इट मीन्स आपके पास एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपके पास सारी जो एनर्जी लेवल भी हाई देख रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जो सवारी है ये हॉर्स आप देख सकती है कि ये रुका हुआ है। इट मीन्स कि आपकी जो है ना प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अच्छा, एबिलिटीज़ तो बहुत हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप भी बाहर जा सकते हैं जो बाकी के जो सितारे हैं आगे के 6 सितारे। ठीक है, लेकिन कुछ आपके साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं, कह लीजिए या आपका कुछ रुकावट ऐसी आ रही है कि सवारी आपकी आगे नहीं चल रही, मतलब प्रोग्रेस जो है वो स्लो रहेगी। अच्छा, एनर्जी पे पूरी है मगर उसके बावजूद हाँ एनर्जी भी पूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। So
इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी हैं हुमैरा, उनसे बात कर लेते हैं। जी हुमैरा, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983। जी। रात 8:15 बजे साहिवाल में पैदा हुई हूँ। वालदा का नाम हमीदा है। ठीक है। ये बुशरा मैडम से भी मालूम करूंगी और आगा साहब से भी मालूम करूंगी, दोनों बता दें कि मेरा फ्यूचर कैसे और शादी कब तक होगी और हेल्थ के बारे में। ठीक है हुमैरा, थैंक यू सो मच। ये आपसे जान लेते हैं, आपका नोट कर लिया। इसके साथ साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर से भी बात कर लेते हैं। अस्मा हमारे साथ मौजूद होंगी। जी अस्मा, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका शो बहुत जबरदस्त है, रोजाना देखते हैं हम लोग को, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह मैं कहती शो करने की हिदायत दे और जिंदगी सेहत दे आप लोगों को। आमीन आमीन। जी, और मैं ये अपने भांजे के बारे में ये पूछना चाहूँगी मैम कि मतलब उसके रिश्ते की बात कहीं जाते हैं तो उसकी बात नहीं चलती ना, बात हो जाती फिर खत्म हो जाती है, समझ नहीं आती कि क्या वजह है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1988, 12 अगस्त 1988। नाम है उसका फैजान अली और वादा का नाम है शगुफ्ता शाहीन। ठीक है। अच्छा, ये कितने अरसे से उनकी बात चल रही है आसमा? कितने अरसे से बात चल रही है मगर बात बन नहीं पा रही? तकरीबन 4-5 साल से चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच अस्मा, हमने नोट कर लिया ये क्वेश्चन। नाम ले लीजिएगा ज़रा मेरे लिए ना। ठीक है। अच्छा अस्मा, अगर हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद का नाम प्लीज जानना चाहेंगे अगर अस्मा हमारे साथ अभी मौजूद है? जी, मुश्ताक अहमद, सॉरी इरशाद अहमद। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए अगर मुझसे पूछेंगे। इरशाद अहमद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अस्मा, नोट कर लिया। अभी आप देखें सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको जवाब मिल जाएगा। मिसेस नवीद भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मिसेस नवीद, क्या जानना चाहेंगी आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था, तो उसका नाम है नूर फातिमा। ठीक है। हाँ जी, और उसकी वालदा का नाम है रायना। ठीक है। हाँ जी, और वालिद का नाम है नवीद स्टार। ठीक है, क्या पूछना है आपने? और डेट ऑफ बर्थ है 1996। ठीक है। 18 अप्रैल। जी। और रात को 12:50 पे फैसलाबाद में पैदा हुई। ठीक है, क्या जानना चाहेंगे आपने? मिसेस नवीद ये नहीं बताया, आप क्या पूछना चाह रही हैं नूर फातिमा से मुताल्लिक? बारे में और शादी के बारे में प्लीज बता दें जरा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस नवीद, आप हमारे साथ मौजूद थी। सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर थी हुमैरा, उनके मुतालिक जान लेते हैं। मुझे साहब वो जानना चाह रही थी कि क्या उनका करियर है, वो बता रही थी अपनी के 5/4/1983 में वो पैदा हुई हैं और 8:15 बजे रात को वो पैदा हुई हैं। अपने से मुतालिक कुछ जानना चाह रही थी, क्या हो सकता है? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था क्या? मतलब वो अपने बारे से ओवरऑल पूछना चाह रही थी। ठीक है, डिस्प्यूट्स का कार्ड है, जेमिनी का इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है। तजुर्बात अगर देखे जाए, इनको तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ को समझती हैं, समझदारी से फैसले करती हैं, ज़िंदगी में अपने आप को संभाल के इंडिपेंडेंटली चल सकती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेमिनी का जो इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट मीन्स जो लोग इनको मिलते हैं, अच्छा, वो जो है वो ये 2 फेसेस इसमें नजर आ रहे हैं कि जो 2 चेहरे रख के मिलते हैं, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं। इनकी बैड लक सबसे बड़ी ये है कि इनको जो भी मिलेगा, ये माशाल्लाह खुद तो बहुत ज़्यादा काबिल में इन्हें नज़र आ रही हैं यहाँ पे हर लिहाज से, मगर इनको जो भी चेहरे जो इनको नज़र आते हैं वो नहीं है, लोग इनके साथ फेयर नहीं है। मतलब 2 फेसेस हैं, मुंह पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो हमारी सोसाइटी में अब बहुत ज़्यादा लोग हमें मिलते हैं। बहुत ज़्यादा केयर से आगे चलना पड़ेगा लाइफ के अंदर, बहुत चालाक बनना पड़ेगा आगे अगर ज़िंदगी में। समझदार तो ये बहुत है माशाल्लाह। समझदारी आपकी हो सकती है, खुद ये फेयर हैं लोगों के साथ। मजे की बात देखो, ये बहुत ही गलत हो जाता है जब लोग बहुत अच्छे हों मगर आपको अनफॉर्चुनेटली अच्छे लोग मिलते नहीं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो या बाहर के अंदर। तो समझदारी से काम लीजिए, जितनी आप माशाल्लाह से समझदार हैं, बुशरा साहब ने बताया, तो उसी समझदारी से काम लेते हुए लोगों का भी इंतखाब करें। आगा साहब, हमारे पास सेकंड जो कॉलर थी वो अपने भांजे से मुतालिक जानना चाह रही थी कि उनके भांजे की बात चल रही है 4-5 साल से, पूरी नहीं हो पा रही, कहीं पे भी वो सिलेक्ट नहीं होते, हाँ नहीं हो पाती। जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी वालिद और वालदा का और भांजे का नाम बताया था, उसके हवाले से हमें बताएं कि क्या फ्यूचर है उनके भांजे का, कब तक उनकी बात पक्की हो जाएगी? मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो मैं इनसे ये बता दूं कि तकरीबन नूर फातिमा की भी तकरीबन यही हैं और आप सब के भी जो जिन की भी शादियां नहीं हुई हैं उनके भी ये हैं। 2 सूरह कुरान मजीद की बड़ी खूबसूरत सूरह, और मैंने कम से कम भी 4-5 लाख लोगों को दे चुका हूं और ये मैंने आजमा भी चुका हूं और इसके नताइज भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, इन दोनों को भी देख ले, नूर फातिमा के, जिसका मसला है वो खुद पड़ेगा।
ओके। सूरह ताहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन दोनों सूरों की तालीम फरमाई है। सूरह ताहा कोई लड़का कोई लड़की पढ़ने से उनकी शादी हो जाती है जी। सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला उनकी शादी करा देता है। ये दोनों सूरह जिनका मसला है वो खुद पढ़ेंगे, और नूर फातिमा पढ़े और साथ साथ फैज़ान भी पढ़ेगा, तो इनकी जो शादी की प्रॉब्लम है, इनकी जो मुश्किलात है, मसाइल है, वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला इनकी किस्मत को खोल देगा। इसके अलावा अगर कोई चाहता है, उलमाए अरफान ने बड़ी खूबसूरत एक तरीका निकाला है और आपके सामने और देखने वालों के लिए हदिया करना चाहता हूँ। कोई चाहता है कि 1 महीने में शादी हो जाए, आप नियत करें, परवरदिगारा मैं पढ़ती हूँ इस कुरान को, रोज़ाना 1 पारा पढ़े, नियत शादी के करे, अल्लाह से मदद मांगे। जब आप 1 पारा पढ़ोगी, 2 रकात नमाज बराए हाजत बराए शादी मिसले सुबह की तरह आप नमाज पढ़े और उसके बाद रोज़ाना 1 पारा पढ़े। 30 दिनों में कुरान ख़त्म करने से पहले आपके घर रिश्ता आता है और आपकी जो है वो शादी हो जाती है। अच्छा। आप यकीन करें, ये मैंने तकरीबन, मैं कल रात को लिस्ट देख रहा था, तकरीबन मैंने 1022 लोगों को, जिन लड़कियां या जिन खवातीन के लिए इस कुरान के अमल को मैंने दिया था, उन सब के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है। तो कुरान से सीखने के साथ साथ हिदायत के साथ अपने मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों से निकलने की ये इलाही किताब है। इसी से हम अगर वाबस्ता हो जाएं तो मैं चाहूँगा कि हमारे मसाइल और मुश्किलात खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हल होते भी नज़र आएंगे। बेशक रब के कलाम में, हमारे कुरान पाक में बेशक बहुत सी हिदायत हैं, बहुत सारी नसीहतें हैं और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनको करने के बाद हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। मुझे साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। तो जिन लोगों को औलाद की ख्वाहिश है, वो कौन से स्टार्स हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, वो आप ज़रा हमें अपने कार्ड्स के ज़रिए चेक करके बताएं। देखें, स्टार्स की जहाँ तक बात है ना, देखें कोई भी स्टार हो सकता है इसमें, तो ये प्रॉब्लम ऐसी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं इसकी कुछ रेमेडी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जो वर्गो है उसको औलाद नहीं होगी या लिब्रा है तो उसको होगी, तो किसी के साथ भी हो सकती है। ख्वाहिश है, जिनकी भी ख्वाहिश है कि मतलब पूरी, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताती हूँ कि जिन भी दोस्तों की, बहन भाइयों की जिनकी औलाद नहीं होती, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये आता है कि आप जो है ब्लैक कलर जब घर में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप खराब होता है कहीं पे भी। मेन चीज़ होती है जब आपकी आई साइट जो है आप देखते हैं, ठीक है, अब वो कहीं पे भी नज़र है आपको, वॉल्स हो, बेड सेट्स हो, और बेड तो ख़ास तौर पे डार्क शीट्स में होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी ओनली ऑन इन वार्म कलर्स ना। लाइट कलर का बेडिंग यूज़ करें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बेड पे जब आप चादर बिछाते हैं, कमरे में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वही चीज़ नज़र आ रही होती है, सबसे बड़ी ना। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करें, लाइट कलर्स को इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि कॉम्ब अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, जो भी वो है, उसका आप ध्यान रखें कि उसको वॉश कर लिया करें हर थोड़े दिन के बाद। ओके, ये इफेक्ट करता है जी, बहुत ज़्यादा, वो चाहे मर्द हज़रात हो या ख़वातीन हो, कोई भी हो। अच्छा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बुशरा साहब जिनको ब्लैक कलर अच्छा लगता है, या बहुत सारे डार्क कलर्स होते हैं। इवन के विंटर आती है तो कोशिश होती है कि आपके घर में डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा हो, कर्टन्स में हो, आपके कपड़ों में हो, आपके बेडशीट्स के ऊपर हो। तो लेकिन ये होता है, लेकिन ये कि फिर वही लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो मतलब मेरे पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं या कॉल्स आती हैं, वो यही, मैं सबसे पहले जब वो पॉइंट आउट कर देती हूँ कि आपके पास ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये नहीं कि ब्लैक पहनना ही नहीं चाहिए, लाइक यू कैन सी आई एम वेयरिंग ब्लैक कलर, वही देख रही हूँ, बट ये नहीं कि आप हर वक्त ही हर चीज़ ब्लैक यूज़ करें, ब्लैक यूज़ नॉट ऑल द टाइम, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऑन एंड ऑफ ठीक है, लेकिन ये कि ज़्यादातर कलर्स का इंतखाब ढंग से किया जाए, क्योंकि कलर थेरेपी आपने सुना होगा, कलर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी और इफेक्ट पड़ता है हमारी चीज़ों के ऊपर भी। ठीक है। अच्छा आगा साहब, बैरून मुल्क का जानना चाहेंगे, कुछ भाई हैं हमारे जो कॉल्स नहीं कर सकते या वो मैसेजेस के ज़रिए कुछ ना कुछ अपने क्वेश्चंस हमें भेज देते हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें हैं, उनके लिए क्या समझते, कौन सा वजीफ़ा होना चाहिए या कौन से ऐसे ख़ास काम उन्हें करने चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान कर देगा? आप मैं कहूँगा कि ये जितने लोग देख रहे हैं और उन तक ये पैगाम पहुँचे, सूरह यूनुस और सूरह हूद कुरान मजीद की 2 सूरह हैं। अच्छा, जो नमाज की बेशरत नमाज की पाबंदी करे, एक एक बार ये पढ़नी है। और जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, मुस्तकबिल में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, काम नहीं होता है, ये दोनों सूरह कोई भी शख्स पढ़े
मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दोनों सूरे इंतहाई उलमाए फल्कियात ने निकाला है। और लोगों का ये ख्याल है कि जिनके सफ़र में रुकावटें रहती हैं, मसाइल रहते हैं, उनके लिए बहुत आसानियाँ उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये दोनों हैं। बेहद शुक्रिया आपका आगा बहिश्ती साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे बुशरा भाई, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी सेहत कैसी रहेगी और आपकी सेहत के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं, एक छोटे से ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको बताएं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे थे और यू कैन बिलीव हमारे सेट पर इस वक्त एक ख़ास किस्म का अरोमा है। और अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी खाने की चीज़ की, यू कैन बिलीव कि इस वक्त इतनी ज़्यादा खुशबू है, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे सोनिया साहबा ने बनाई हैं, तो उनको खाए बिना आप रह नहीं सकते। अभी आप देख भी रहे होंगे कितनी मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई हैं। बड़ी मेहनत कर रही थी आप, जब वहाँ पर बैठी सेट पर बात कर रही थी, तो ये मेहनत में आपने ये बनाया होगा चीज़ ऑमलेट। चीज़ ऑमलेट है, ठीक है, मैं स्लाइस ऑमलेट है, ओके, ये कबाब ऑमलेट है। मैं भूल गई देखना कि कबाब ऑमलेट कैसे बनता है। मैं इसको रिपीट टाइमिंग्स में देखूंगी और रेसिपी ले लूंगी सोनिया साहबा से। तो इसमें ये तीनों चीजें बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, ऐसे ही है। और ये पूरा दिन आपको एनर्जी दे सकता है। यार ये ड्रिंक मुझे अच्छा लग रहा है। जी जी, ये ड्रिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेश जूस है, वैसे भी बच्चों को फ्रेश जूस ज़्यादा देने चाहिए। जी, आड़ू का जूस है, आड़ू सीजनल भी है और इस वक्त और अवेलेबल है इजीली, बहुत कम पैसों में आप इसको ले भी सकते हैं। और बड़ा मज़ेदार सा आपने ये जूस बनाया हुआ है। इसको बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल से है कि आप बस जस्ट उसमें शुगर, ठीक है, इसके गुठली निकाल दें। जी, इसके गुठली निकाल दें और फिर उसको मैश कर लें, किसे उतार लें, उसको ब्लेंड में उसको ब्लेंड कर। अच्छा, छिलकों समेत भी आप इसको कर सकते हैं? छिलकों ब्लेंडर में तमाम चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ बच्चे वो पसंद भी नहीं करते, छिलके आप उतार सकते हैं, नहीं तो स्टेन कर सकते हैं बाद में आप ना। ओके, मैं अभी आप से कह रही थी, सोनिया साहबा से मैं कह रही थी कि जो आपने स्लाइस ऑमलेट बनाया है, अगर इसके ऊपर हनी फेंक दिया जाए तो बिलीव मी ये बिल्कुल आपको फ्रेंच टोस्ट के लुक दे रहा है। और मुझे यकीन है ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा, बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट की तरह, जिस तरह से इसकी लुक यहाँ पर सामने आ रही है। जैसे आजकल समर वेकेशंस है बच्चों के लिए, बच्चे डेली से डेली वो नई से नई चीज़ मांगते हैं मदर से, और बहुत इजी भी है, बड़ी जल्दी क्विक सी रेसिपी है। आप क्विक से तरीके से बना सकते हैं बच्चों के स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म वहाँ से यूनिवर्सिटी जाने से पहले। और इसके साथ अगर आपके हस्बैंड आपके घर वाले कहीं पर जा रहे हैं उनके लिए भी आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनिया साहबा, आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट हमें बना कर दिया। ब्रेकफास्ट तो आपको पूरा दिन एनर्जी देता ही है, मगर इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट के अलावा भी आपको अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। ब्रेकफास्ट से पहले आपको जाना पड़ता है जिम, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आपको अपने घर पे कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपको लाहक होती हैं वो एक्सरसाइज से भी ख़त्म हो सकती हैं। और इसके अलावा डॉक्टर भी आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए दिन के आगाज़ में बेहद ज़रूरी होती हैं। और बहुत सारे लोग इस किस्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इसके लिए वो जिम जाएँ या ना जाएँ, या बहुत सारे ऐसे लोग जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस बीमारी के लिए घर पर अपने घर की चार दीवारी के अंदर, चाहे ख़वातीन ही क्यों ना हो, आदमी क्यों ना हो, कि इस बीमारी के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ कौन सी ऐसी मेडिसिन है, कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं कि इन बीमारियों से बचा जाए। आजकल एक बड़ी कॉमन किस्म की बीमारी है, वो है जोड़ों का दर्द। वो हमें नज़र आता है हमारी शायद कुछ डाइट भी इस टाइप की हो चुकी हुई है कि हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद ये बूढ़ों को बीमारी लाहक होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं बहुत सारी यंग ख़वातीन हैं उनको भी ये बीमारी होती है। बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनको हम देखते हैं कि वो इस किस्म की शिकायत कर रहे होते हैं कि मतलब इस चीज़ से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ रहमान अब्बास साहब मौजूद हैं, ये जिम इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रहमान आपका। और इसके साथ साथ डॉक्टर एहसन आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको जोड़ों के दर्द के हवाले से बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में हिस्सा बना लें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द, बहुत सारे लोग इस चीज़ का कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। शायद हम नाश्ते में कुछ ऐसा नाश्ता करते हैं वो जोड़ों का दर्द की वजह बनता है, कुछ कहते हैं हम ये एलिमेंट्स अपनी डाइट में लेते हैं शायद ये जोड़ों का दर्द है, या कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक है। ये जोड़ों का दर्द होता क्यों है, सबसे पहले ये बताएं।
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। देखिए, जोड़ों की दर्द की काफ़ी सारी इकसाम है। पहले तो जो कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक हैं या सेप्टिक आर्थराइटिस टाइप। इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो रूमेटॉइड जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और वो बेसिकली होती है नंबर ऑफ छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों की वजह से। उनमें से एक है आपका वज़न ज़्यादा होना। दूसरा, आपकी एक्टिविटी को आप की कम हो जाती है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, उनसे वो आर्थराइटिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। देखिए, जॉइंट जो होता है इट मस्ट बी मूविंग ऑल द टाइम, और इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर। सो मूविंग जॉइंट इज़ ए हेल्दी जॉइंट। जब आप अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वज़न बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ और केमिकल्स आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, दैट कंट्रीब्यूट्स टू। हमारे लोग तो धूप में बैठना पसंद ही नहीं करते डॉक्टर साहब, विटामिन डी कैसे उनके अंदर आएगा? देखिए, हम तो धूप से बचते हैं, कलर ना हमारा टैन हो जाए। नहीं, आपको मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की स्किन सबसे अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सूरज यहाँ पे निकलता बहुत ज़्यादा है नहीं निकलता, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि उसके बावजूद विटामिन डी की कमी क्यों है। इसलिए कि हम सूरज को में नहीं जाते। आपको कम अज़ कम 25 मिनट 20 से 30 मिनट पर वीक धूप लेनी है। ये विटामिन डी जो है ये नेचुरली बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अभी आप किसी की भी आप ब्लड रिजल्ट्स कराएंगे तो आई थिंक 70-80% पीपल जो होंगे उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर आप धूप में सनशाइन लेना चाह रहे हैं, विटामिन डी लेना चाह रहे हैं, तो एक तो आप कोई बारीक सा कपड़ा भी अपनी बॉडी पर रखकर तो बैठ सकते हैं। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि आपको अगर अपनी टांगों को लगवाना है धूप, तो आप अपने ये शलवार या ट्राउज़र को ऊपर करें, ठीक है, और उसके बाद धूप लगवाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह 9 से तकरीबन 11 का टाइम कुछ लोग बताते हैं कि इस टाइम के दरमियान बैठे तो इस टाइम विटामिन डी सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। मेरे ख्याल से जो मॉर्निंग वाला टाइम आपने बताया दिस इज़ मोर सूटेबल। इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। पतला जो कपड़ा है वो भी आपको विटामिन डी दे सकता है। तो लेकिन ये इनका असर आपको एक दिन या हफ्ते में नज़र नहीं आता, ये लॉन्ग टर्म आपको चलता है। तो लेकिन अगर ये इसके लेवल्स कम आ रहे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है उसके फिर सप्लीमेंट्स देना पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो आर्थराइटिस है ये आपको मेनली उसी वजह से है। मैं रोज़ पेशेंट्स को देखता हूँ। मेन रीज़न क्या है? आपका वज़न ज़्यादा है, आप वर्जिश नहीं कर रहे हो, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब जिनका वज़न बहुत कम होता है, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो विटामिन डी उनके अंदर वैसे कम होता है कि धूप नहीं ले रहे होते, सारा दिन अंदर बैठे हुए होते हैं, शायद इस वजह से हो जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है, यानी ये रीजंस बनती है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपको सुबह सवेरे जो नाश्ता होता है वो आपको सिरी पाई का नाश्ता नहीं करना चाहिए। एक मिथ है कि आपको सिरी पाई का नाश्ता नहीं करना चाहिए, सिरी पाई खाने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए इससे। ये वाकई ऐसा होता है? मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका, क्योंकि मैंने ये लोगों की बनी बनाई बात नहीं कि आपको सिरी पाई नहीं खानी चाहिए। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। तो भाई जो डर रहा था बिल्कुल ना डरे, आपको सिरी पाई का नाश्ता करना चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने घर पर किस किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर आपको जॉइंट का ये पेन है, जोड़ों का ये दर्द है, तो उसके लिए हमारे साथ चूंकि मौजूद है रहमान अब्बास, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान, इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है कि आपने यही करनी है तो उससे आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है या काफ़ी बेहतर हो सकता है? हाँ, फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी नहीं है, थेरेपी एक्सरसाइज है, पेन रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। और ये आपको मालूम हो कि रीज़न क्या है, फर्स्ट ये, और अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि ठीक है अब आप थेरेपी एक्सरसाइज कर सकते हैं, देन या कुछ ऐसी रीजंस हो गई हैं कि जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वेट उठाया उसकी वजह से हो गए, फिर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। अगर मसल स्टिफ है, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है,
फिर आप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर पे। इजी है, सिंपल है, कोई इतनी टिपिकल नहीं है कि लगे कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आप हमें कुछ प्रैक्टिकली भी रहमान जी। करके दिखाएं, और दूसरा ये भी बताएं आपके पास जिम में क्या ऐसे लोग आते हैं जो मतलब आपको आके शिकायत करते हैं हमें जोड़ों का दर्द है, कुछ इस किस्म की थेरेपी एक्सरसाइजेज हमारे लिए बताएं जो डेली रूटीन पे हम कर सकें। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं महीने के बाद कहते हैं बस भाई अब नहीं हम आ सकते। 60 to 70% ऐसे लोग आते हैं जिनको इशू है। ओहो, और बहुत इसमें ज़्यादा issue है। डिपेंड, यस, 26 एज टू 40। लेकिन रीजंस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत कॉमन है बैक पेन और नी। ओके। अब बैक पेन कैसी होती है, लेकिन उन्होंने कुछ वेट उठाया है, अब वेट गलत अंदाज से उठाया, हाँ, वो बैलेंस नहीं करते पता नहीं उस क्या चीज़ को। हुआ, मेरी बैक में पेन होगी, बस मैंने वेट ही उठाया, लेकिन उसकी रीज़न क्या बनती है, क्यों गलत उठाया, वो मैं प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ। और जो नी है उसमें ये है कि हमारे जो जंक फूड है, हमारा फूड ऐसा है यंग एज में, कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी हमारी नहीं बॉडी है, को जो मेन एलिमेंट्स हाँ। चाहिए वही नहीं, और जो मजे की बात है सबसे ज्यादा फ्री में हमें मिलती है सूरज की धूप, हम वो लेने को तैयार नहीं है। तो हमें कुछ प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे जी, किस जी। तरह से आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं और किस तरह से इससे रिलीफ मिल सकता है, थेरेपी एक्सरसाइजेज कौन सी होती हैं और आपको कितने टाइम में ये करनी होती है। रहमान, आपको कितना, मतलब अगर जिम में आते हैं आप अपने घर में भी ये कर रहे हैं तो कितना आपको चाहिए ड्यूरेशन के डेली आपकी ये होनी चाहिए? 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे आपने करना है, ये नहीं करना कि 2 दिन कर ली और बस तीसरे दिन लेट गए, that's बस सब थक मैं गए नहीं हैं। कर सकता ये। क्योंकि आफ्टर 2-3 डेज उस एक्सरसाइज के इफेक्ट शुरू होते हैं, आपको मालूम होता है कि ठीक है आप फ्लेक्सिबिलिटी शुरू होगी, मोबिलिटी शुरू होगी, लेकिन उसमें फिर अगर बैक पेन है हमने उसको कैसे करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में बैक पेन का बताता हूँ, लेकिन रीजन क्या करते हैं लोग, किस वजह से मोस्टली जो यंगस्टर है एक्सरसाइज करते हैं, मिस्टेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेट है मेरे पास, अब उन्होंने वेट उठाया है, ठीक है, पोस्चर में ये बताता कितना हूँ, वेट है आपके दोनों हाथों में इस अभी तो ये 0 एग्जांपल डेमो देने लगा हूँ। ये वेट शोल्डर लेवल पे यूं अगर आगे पड़ा है, हाँ, यूं उन्होंने स्ट्रेट उठा लेना, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बैक बोन पे पड़ता आता है। है। ओके, यूं स्ट्रेट उठाया, फिर कहते पता नहीं क्या हो गया, बैक बहुत स्टिफ, बहुत स्टिफ हो गई। लेकिन उसका जो एक्चुअल एंगल, अगर आपने वेट उठाना है वो कैसे उठाना है, आपने पाँव के पास लेके आए, फिर आप उठाएं यहाँ से, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हिप सपोर्ट करे बैक पे और ज्यादा प्रेशर ना आए। अच्छा, तो तरीका बेसिक ये है, आपने ये नहीं कि बस डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी बैक पे पड़ता है, डायरेक्ट जो सेंटर जो है ना, जितना भी वेट है वो सारा आपकी बैक पे, पता नहीं ऐसा लगेगा पता। अच्छा रहमान, बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि हम तो दिन भर सारा काम करते, जोड़ों का दर्द है, तो क्या वो ये भी तो एक्सरसाइज है ना, मैंने ये भी उठा लिया, ये भी कर लिया, बर्तन भी अच्छा, बाय द वे काम क्या है, वो फिक्स्ड एक सर्कल है, हाँ, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, जैसे किचन में खड़े रहना, हाँ, या कपड़े धो रहे हैं, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर देखिए सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट है वो लेग है, बिल्कुल, उसमें मोबिलिटी खत्म हो जाए, उसके अलावा आपके शोल्डर हैं, फ्लैबी आर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फिक्स एंगल है, कुकिंग की साइड पे हो गए, कपड़े धोए साइड पे हो गए, एक्सरसाइज तो ना। अच्छा, कुछ कपड़े धोते हुए कहते हैं जब उठते हैं हाय हमारी कमर रह गई, हाँ, उसमें भी ये कॉमन प्रॉब्लम है मोबिलिटी खवातीन नहीं का। है, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, डाइट में गुड फैट नहीं है, क्योंकि गुड फैट ना होने की वजह से भी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। अच्छा, ये जरा बताएं हमें मजीद एक्सरसाइजेस किस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा कि बैक पेन अगर स्टिफ है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है, योगा बॉल, ठीक है, इजी अवेलेबल, कोई इतना नहीं है कि बहुत जगह से ढूंढना पड़ेगा, नहीं और मिलेगा, बहुत महंगी नहीं मिलती है नहीं, आपको, ये इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल है। इजी एक्सरसाइज, बैक आपकी स्टिफ है, इसको आप थेरेपी एक्सरसाइज, पेन रिलीफ एक्सरसाइज आप कहीं भी आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं, लेकिन इफेक्टिव एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपने घुटनों पे बेंड होके इसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट आपको लगेगा पता नहीं मैं गिर जाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह आप इसके ऊपर वजन डालें, फटेगा नहीं। आपका वजन पूरा जो है आपकी सिर्फ बैक का वजन आएगा या आपकी पूरी बॉडी का वजन इस बॉल के ऊपर डिवाइड हो चुका हुआ है, ठीक है, ठीक है। अपर बॉडी का जो वेट है वो इस बॉल के ऊपर आ जाएगा, ओके। और नॉर्मली इजी रहे, और देन स्लोली अप एंड डाउन। ये फर्स्ट बिगनर स्टेज है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा? 10 reps, 3 सेट्स, 3 टाइम हमने रिपीट करना है, देन स्लोली
अगर आपकी बैक स्टिफ है, मसल स्टिफ हो चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है। ब्रीथ इन देन आउट। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है। 3 सेट्स आपने इस तरह करने हैं, मिनिमम 3 सेट्स। और ये कितना टाइम टेकिंग होगा, कितनी देर में आपको ये कंप्लीट करना होगा? आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 रैप्स आपने लगा लिए हैं, उसके बाद आपने 10 to 20 सेकंड आपने ब्रेक ले, फिर उसके बाद आपने इसको रिपीट करना है, लेकिन डेली बेसिस पे आपने करना है। तभी आफ्टर 2-3 डेज आपको डिफरेंस शो होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरी बैक में जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, ये नहीं कि आप स्टिफ रहती है। अगर किसी के पास ये बॉल अवेलेबल नहीं हो तो फिर उसका क्या तरीका है रहमान? अगर हम इस बॉल को जरा साइड पे कर दें तो फिर उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज जो है उसको करना पड़ेगा? लेकिन उसके लिए फिर आपको कहीं भी आप देखें कि योगा मैट वो भी आपको इजी मिल जाएगा। ठीक है। और ये एक्सरसाइज है, आप फ्लोर पे इस तरह फेस डाउन करके थोड़ा लेट जाएं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लेवल अप है। ओके। देन आपने फेस अप करना है स्लोली। ठीक। ये ख़वातीन भी कर सकती हैं वाली कर एक्सरसाइज? सकती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी योगा एक्सरसाइज है, पेन रिलीफ एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, बिगनर लेवल पे आप एकदम ऊपर नहीं जा सकते तो कोई इशू नहीं है, आप स्लोली स्लोली। ओके, आपका बैक का हिस्सा बेंड होना चाहिए, कंप्लीट से फ्रंट उठना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट लेवल है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप इस लेवल तक आ सकते हो। ठीक है। अभी रहमान ने तो बड़ी अच्छी किस्म की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, तमाम लोग इजीली कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह से आपको इससे बचना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते रहे, मैं भी ज़रा देखने वालों को बताऊं, मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये चूँकि वेटलेस है लेकिन मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, शायद थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मेरी भी सेहतमंद मैं भी रहूँ। चलिए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनके मसाइल जोड़ों के दर्द के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो उनको आउटलुक के हवाले से होता है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सुबह सवेरे पाकिस्तान में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत सारी रीजंस हैं कि घुंघराले बाल क्यों होते हैं, और मैंने भी आज घुंघराले बाल किए हैं। देखें कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं। ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है घुंघराले बालों का, लेकिन वो बेचारी ख़वातीन, वो बेचारी लड़कियां जिनके, ये देख रहे हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी बच्चियां और ख़वातीन परेशान होती हैं। हम तो घुंघराले करवा के या घुंघराले बालों में बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिनके नेचुरली ये बाल होते हैं वो बेचारी हर वक्त उकताई सी रहती हैं। तो हमारी बड़ी प्यारी हमारी ब्यूटिशियन, हमारी हेयर स्टाइलिस्ट माहीन हमारे साथ वंस अगेन मौजूद है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच माहीन, आपने हमें ज्वाइन किया। माहीन, बात हो रही घुंघराले बालों की दो चीज़ें, कुछ लोगों को बड़े पसंद आते हैं और कुछ लोगों को शदीद नफरत होती है इन बालों से। हमें स्ट्रेट चाहिए और डेली बेसिस पे हमें जो है वो स्ट्रेटनर भी करना है और सब चीज़ें करनी है। घुंघराले बालों के इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, पहले तो वो हमें बताएं आप। सबसे पहले तो जिनका नेचुरल वेव होता है, ओके, बड़े खूबसूरत बाल होते हैं वो। हाँ। मैं यही कहूँगी जिनका नेचुरल वेव है उनको वो केयर दें और उसको एंजॉय करें। मतलब कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि जिनका नेचुरल वेव है वो कहते हैं जी हमारे स्ट्रेट हो जाए, नफरत हो रही है, हाय हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं। और जिनके स्ट्रेट है वो कई दफ़ा पर्म के लिए आते हैं हमारे पास, कर्ल्स के लिए आते हैं, जिससे आप आज इंजॉय करिए अपने बाल, तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कि हम अपने कर्ल्स, बेसिकली मैं समझती हूँ कि बालों का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। ओके। आपके बालों का अगर टेक्सचर अच्छा है तो वो चाहे घुंघराले हैं, चाहे वो स्ट्रेट हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, तो वो अच्छे लगेंगे। सबसे पहले आप अपने बालों को टेक्सचर को बेहतर करें, तो उसके लिए डिफरेंट सीरम्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो हर्बल ट्रीटमेंट्स के उसकी तरफ जाते हैं। हर्बल बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम उसके मतलब उसको यूज़ करके अपने बालों का टेक्सचर बेहतर करें, तो तब हमें अपने घुंघराले बाल भी अच्छे लगेंगे और स्ट्रेट बाल भी अच्छे लगेंगे। स्ट्रेट बालों में वॉल्यूम भी आ सकता है, बिल्कुल, सिर्फ ट्रीटमेंट्स की वजह से। यानी कि आपको एक ट्रीटमेंट है प्रॉपर लेना चाहिए। कुछ लोग अपने शैम्पू भी बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है कुछ लोग हैं वो यूं करके शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ लोग अपने सर को नीचे गिरा के शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं इसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं ना वो डैमेज होते हैं या घुंघराले हो जाते हैं, कुछ इस तरह के रीजंस हो जाते हैं। क्या बात है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, आज एक नई शायद बात ही होगी। मैं ये समझती हूँ कि शैम्पू हमारे बालों को 60% डैमेज करता है।
ओ, साबुन का तो नहीं मशवरा दे रहे कि साबुन नहीं, नो, उसमें ये होता है कि 60% डैमेज करता है वो इस तरह कि देखिए शैम्पू, सल्फेट शैम्पू कहते हैं ना कि उसमें क्या है वो बेसिक, उसमें डिटर्जेंट होता है। तो फिर क्या करना चाहिए शैम्पूज में? उसमें आप अपना शैम्पू एक तो जब भी आप यूज़ करें उसको थोड़ा माइल्ड करें, मतलब डायरेक्टली अप्लाई ना करें अपने स्कैल्प पे। हमारे यहाँ लेडीज़ जब तक अच्छी तरह से शैम्पू नहीं करती, झाग नहीं ढेर सारा बन जाता, हम समझते हैं हमारे बाल साफ नहीं हुए, जबकि शैम्पू सिर्फ बालों को साफ करने के लिए होता है, आपके स्कैल्प के लिए होता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ शैम्पू करें, आप अच्छी तरह से शावर लेके जस्ट मास्क या कंडीशनिंग भी कर सकते हैं जिस लेंथ पे। ओके, आपको स्कर्ट के अगर आपको लगता है जिस तरह से अब हम एसी में बैठे हैं, कोई हमारे सर पे पसीना नहीं है, मतलब मेरे सर पे तो ढेर सारा स्प्रे लगा हुआ है, मुझे तो डेली शैम्पू करना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पहले शैम्पू को माइल्ड करें, ठीक है, थोड़ा सा पानी लें, उससे माइल्ड करें, यस, और शैम्पू को हमेशा बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन करें और बिल्कुल लाइट सा, सिर्फ उससे आपके जो डर्ट होगा आपके बालों पे वो निकलेगा। और जो कंडीशनिंग है, डीप कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, डीप कंडीशनिंग जो है वो वीक में 1 टाइम ही बहुत है, कोई ना है उसके साथ, ज़रूरत नहीं है कि हम अगर कंडीशनर है वो रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीप कंडीशनिंग है वो अगर जैसे अब आप रोज़ स्टाइलिंग करती हैं, बिल्कुल रोज़ मेरे बालों पे ढेर सारा मेरे मेकअप आर्टिस्ट स्प्रे लगा देते हैं, यस, वीक में एक दफ़ा आपको डीप कंडीशनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बालों से नेचुरल जो मॉइस्चर है वो निकल चुका है। ओके, बड़ी बुरी बात आपने बताई मुझे लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल और इसी तरह होता है कि हमारा जो नेचुरल वेव होता है, कई दफ़ा निग्रो हेयर्स होते हैं, अजीब सा वेव होता है जो मतलब ऐसे खड़ा रहता है, ऐसा होता है, बर्स्ट सा हुआ होता है, बर्स्ट हुआ होता है ऐसे जिस तरह से बिल्कुल फिजीनेस और पता नहीं क्या कुछ। तो उसके लिए डिफरेंट सीरम्स आते हैं, आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है, उसके ट्रीटमेंट्स आते हैं। और कई दफ़ा लोग मैंने देखा है कि ये सोचते हैं कि हम कोई चीज़ यूज़ करें या हम कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लें तो क्या हमारा परमानेंटली मतलब वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। देखिए हम लोग रोज़ डाइट लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह हमारे बाल हैं उसको भी फूड चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आपके बालों को ज़रूरत है तो वो अपनी उसमें अपनी जो होम केयर है उसमें वो चीज़ यूज़ करें। और अपने आप सबसे बड़ी बात है माहीन, आप अपने आप से प्यार करें, ये नहीं होता कि आपने मुंह पे इतनी ढेर सारी क्रीम लगा के बस मुंह निकाला हुआ है। हमारी जो बिल्कुल घरेलू औरत है जिसने 2 महीने बाद कर्ल्स कराने या ब्लो ड्राई कराना है, उसका और तरह का यूज है। आपने या हम लोगों ने डेली बेस पे जो स्टाइल चाहिए, ब्लो ड्राई चाहिए, कर्ल, हमें ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत है, ज्यादा अच्छे तो बालों की केयर आपकी बड़ी जरूरी होती है, किस तरह से होनी चाहिए। इस वक्त हमारे पास एक कॉलर भी है, फरा, उनसे बात कर लेते हैं। जी फरा, माहीन हमारे साथ मौजूद है, क्या बात करना चाहेंगी आप? जी मेरे बाल बहुत रफ हैं और मेरे फेस में ना, मेरा फेस लंबा है तो उस पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा? नहीं, बाल आपके किस तरह से रफ हैं, कर्ल्स हैं या ड्राई हैं या बिल्कुल जले हुए बाल हैं, किस तरह के बाल हैं आपके? वैसे तो स्ट्रेट है। अच्छा, स्ट्रेट आप खुद करती हैं? नहीं, मैंने स्ट्रेट कभी क्या, नेचुरली स्ट्रेट है। ओके ठीक है, लेकिन रफ है, रफ? हाँ जी, बहुत रफ है, ब्राउन से बुरे। चलिए, थैंक यू सो मच फरा। अभी पूछ लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कॉलर भी है सादिया, उनसे बात कर लेते हैं। सादिया, क्या जानना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा घुंघरैले हैं और घने बहुत ज्यादा है ना, तो उनमें एक तो कुछ भी बहुत ज्यादा मसला हो रहा है और नीचे से जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे बाल हैं जैसे जले हुए होते हैं। अच्छा, बाल आपके इनके ख़राब हो गए। थैंक यू सो मच सादिया। अभी जान लेते हैं माहीन, सबसे पहले तो ये बताएं, जो पहले हमारे कॉलर मौजूद थी उनका ये कहना था कि बाल जो हैं उनके रहते तो वो वैसे नेचुरली स्ट्रेट हैं बट वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनके बाल जो है ना बड़े ख़राब से हैं। जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो टेक्सचर होता है वो स्ट्रेटनिंग बालों में भी डैमेज हो सकता है और कर्ल्स में भी डैमेज हो सकता है, इसलिए अपने बालों का पहले टेक्सचर जो है ना पता होना चाहिए। उसको पता करें भाई, आपके बाल की मतलब टेक्सचर का मतलब ये एक बाल पकड़े उसको देखें मोटा है, बारीक है, रफ है या बिल्कुल ही वो धागा सा है। मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा फाइन हेयर्स होते हैं, इतने फाइन हेयर्स होते हैं और वो डैमेज होते हैं, वो अजीब से उड़े से और अजीब से ऐसे निकले से और कई दफ़ा बाल मोटा होता है और डैमेज होता है और वो बहुत ही बुरा लगता है। ये अभी जो हमारे सेकंड कॉलर है वो यही तो बता रही हूँ कि बाल बहुत घने हैं लेकिन वो नीचे से उनका एंड्स बिल्कुल जले हुए हैं, जल जाते हैं और वो खड़े रहते हैं ऐसे। एक तो पता है क्या, अच्छा ट्रिम आउट लेते रहे, ट्रिमिंग। लेकिन माहीन जो बच्चियां अफोर्ड नहीं कर सकती सैलून जाना या जो बच्चियां मतलब ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती उनका अच्छा, मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल मैं बताती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छा एक
ऑर्गेनिक सा ट्रीटमेंट है। जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स में ना कोकोनट ऑयल और मिल्क, ओके यस, ये इस कदर अच्छा है बालों के लिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने कर्ल्स को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपने नेचुरल कर्ल्स को या अपने नेचुरल हेयर के टेक्सचर को खूबसूरत करना चाहते हैं, तो आप मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हाँ, मैंने सुना है वो मायोनीज आप यूज़ करें, आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। और मायोनीज आपके बालों को बहुत अच्छा खूबसूरत रिपेयर करती है। कर्ली है महीन, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन करें, अगर ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाए तो आपको कैरेटिन की भी ज़रूरत नहीं है। भाई वो आजकल बड़ा इन हुआ, मैंने भी उसके ऊपर बात करनी है, वो सही भी होता है कि नहीं होता है। इस वक्त मिसेस फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मिसेस फयाज, क्या जानना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी है, वो 12 ईयर की है, उसके बाल वाइट हो रहे हैं। ओहो हो, वाइट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाइट हो रहे हैं, तो बड़ी काम खराब है। कुछ इस्तेमाल तो नहीं करती हैं आप उनके बालों पे? नहीं, बस शैम्पू करती है, कुछ और तो कोई इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस फयाज। बच्चे के बाल हैं वाइट हो रहे हैं, 12 साल की है। अच्छा, ये होता है कि एक तो मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स में अगर वाइट बाल हैं तो वो आगे बच्चों में भी आ जाते हैं, लेकिन वाइट बाल सर की कमज़ोरी भी होती है, दिमागी कमज़ोरी सर की। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप स्टार्ट से ना बच्चों को कलवंजी का ऑयल उनको ज़रूर ऐड करें, उनके जो हेयर आप मतलब केयर करती हैं ना, मतलब ये आप घर में जो तेल वगैरह ऑयलिंग करती हैं बच्चे उनको कलवंजी का ऑयल ज़्यादा, मतलब सरसों में भी ऐड करके आप लगा सकते हैं। अच्छा, जितने भी अच्छे हेयर ट्रीटमेंट्स हैं ना, कोकोनट ऑयल एंड सरसों का जो सही वाला सरसों का तेल, तो इसमें कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करनी चाहिए महीन के? इतनी क्वांटिटी और वो आपके बालों पे लगाई जाए, और कितने? अच्छा, जो कलवंजी का ऑयल है ना, वो इसी तरह के 2 स्पून अगर आपने सरसों डाली है तो 1 स्पून आप कलवंजी करें। और जिनके वाइट बाल हो रहे हैं नेचुरल, वो जरूर कलवंजी ऑयल करें। भाई मेरे सर पे ना 1-2 वाइट हो गए हैं, तो ये दिमागी कमजोरी है, ये डाई की वजह से हो गए। आप देखिए, कलवंजी एक तो शफा है उसमें, कलवंजी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो खानी भी चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ हमें अपने हर खाने में 2-3 उसके कुछ एक चुटकी डाल देनी चाहिए। वो बहुत अच्छी, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, हम बता भी नहीं सकते इतने फ़ायदे हैं, वो अनलिमिटेड फ़ायदे हैं उसके। तो कलवंजी का ऑयल भी इस तरह बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हम लोग ये जो नेचुरल ऑयल निकालते थे पहले, वो होता था ना कोलू सिस्टम, हाँ वो अब कोलू सिस्टम खत्म हो गया, अब स्पेलर्स लगे हुए होते हैं, आप वहाँ से जाके बिल्कुल ओरिजिनल किस्म का सरसों का ऑयल ले सकते हैं आप। तो वो आप अपने सामने काइंडली, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जो रेडीमेड आलमंड ऑयल्स और ये कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये सारे रेडीमेड ही मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अब वो मजबूरी तो आप वो यूज़ करें, लेकिन आप एटलीस्ट कोकोनट ऑयल या कोकोनट मिल्क आप खुद बना सकते हैं, वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो तमाम लोग जो रेडीमेड नहीं लेना चाहते या उनको लगता है बहुत ज़्यादा दूर है, अगर स्पेलर्स उनके घर के करीब नहीं है, दूर है, तो जब आप एक ही बार जाया करें तो ढेर सारा ऑयल घर में लाकर रख लें, ताकि आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं, और मैं तो समझती हूँ कि ये आलमंड ऑयल अगर आप खुद निकलवाते हैं अपने सामने तो वो बहुत कीमती है। वो आप सिर्फ हल्का सा अपने स्कैल्प पे लगा लेना, तो उससे आपके बाल बड़े स्मूथ हो जाएंगे। ठीक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पहले तो ये बताएं कि मायोनीज का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, वो पहले उनको बताएं। अच्छा, आपने ना जो कच्ची गिरी होती है ना कोकोनट, ठीक है ना, उसको आप छोटा छोटा पीस कर लें और ग्राइंड कर लें। ठीक है, ग्राइंड अच्छे से, ग्राइंड अच्छा सा उसका पेस्ट बन जाएगी ना उसकी। उसमें थोड़ा सा आप जिस तरह वो जो बिल्कुल ड्राई सी उसी का पानी उसमें डाल के ना, ठीक है, तो वो कोकोनट मिल्क बन जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना, जो एक हमारे पास पूरा कोकोनट होता है, ठीक है, उसको आप छोटा पीस करके उसमें उसका पानी डालें, उसको ग्राइंड कर लें। उसके अंदर आप मायोनीज ऐड करें। कितनी करेंगे? मतलब रिक्वायर्ड जितनी, मतलब जिस तरह से अब आप, एक तो कई लोगों के बाल लंबे होते हैं, वो अपने हिसाब से ऐड करना है। जिस तरह से आपने हाफ पोर्शन लेना है दोनों का। आपने अगर उसको ग्राइंड कर लिया, आप 1 कप मायनी ले लें, और 1 कप आप कोकोनट मिल्क जो आपने तैयार किया वो ले लें, और 1 लाइम उसमें डालें। ओके, ठीक है, उसमें आप 1 लाइम डालें, उसको 1 घंटा पड़ा रहने दें। ये आप मतलब कई दिनों तक ये पेस्ट रख भी सकते हैं? नहीं, अगर आपको मतलब बच जाता है पेस्ट, या आपको इतनी रिक्वायर्ड नहीं, तो ऐसी मतलब बराबर की क्वांटिटी, ये तो ऐसी चीज़ है, बच्चे है तो बच्चों को लगा दें, इसका क्या नुकसान है? इसका कोई देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक हर्बल ट्रीटमेंट्स है, इसका कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं है।
तो आप उतना ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। तो कितनी देर लगा रहने दें? मतलब इसको आप तकरीबन हाफ आवर लगा रहने दें, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने टॉवल को थोड़ा सा हॉट करना है, हॉट टॉवल, ठीक है, अपने रैप कर लें बालों को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं माहीन वो आप इस तरह से करें, आपके पास कोई अगर टॉवल अवेलेबल नहीं है, आप टॉवल नहीं लगा सकते, आपको टॉवल धोने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि एल्युमिनियम लगा लें, कुछ इस टाइप की चीज़ आप कर लें, बालों में वो कवर कर लें, हवा नहीं लगे उन्हें। हाँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन हॉट टॉवल जो है ना उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वो ये है कि जो हमारा स्कैल्प है वो हॉट टॉवल से ना उसमें एक हीट जाएगी। एल्युमिनियम में भी हीट होती है, लेकिन हॉट टॉवल क्योंकि थोड़ा वेट भी होता है, ठीक है ना, हॉट टॉवल से ज़्यादा अच्छा आपका होगा। तो ये तरीका है मायोनीज लगाने का। मगर जो हमारे साथ सेकंड कॉलर थी वो कह रही थी माहीन कि उनके बाल जो हैं थोड़ा सा ग्रो करते हैं, आगे से बिल्कुल येलो हो जाते हैं और नीचे से उन बेचारी के 3-3 मुंह बने हुए हैं बालों के। अच्छा, यही बात है कि आपकी डाइट भी होती है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बालों पे लगा दें। हम लोग ऐसा नहीं होता, काइंडली ये चीज़ ज़रूर समझें कि हम सिर्फ बालों पे लगाते रहें। हाँ, हमने देखिए, हमने अपने बालों को कुछ खिलाना पिलाना भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से अभी आप पहले टॉपिक डिस्कस कर रही थी, विटामिन डी। तो विटामिन डी, विटामिन सी हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने फेस पर भी क्रीम्स लगाते रहें और उनको मतलब इस तरह से हम जो डाइट ले रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं आता। बालों को भी डाइट चाहिए। जो आप अंदर अपने डाइट लेके जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बालों के रूट्स प्रॉब्लम है, जो हैं। येलो आ रहे हैं और बिल्कुल डैमेज है, इसका मतलब है बालों को कुछ नहीं मिल रहा। तो खुदा के लिए अपनी ना डाइट आप अपनी डाइट प्लीज अच्छी करें। और आजकल तो ऐसे कैल्शियम्स और ऐसे आप जैसा विटामिन आजकल आम है, हर कोई ले रहा है। मल्टीविटामिन तो आप वैसे भी ले सकते हैं। तो अब वो कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जिसमें आपके हेयर ग्रोथ और हेयर को भी मतलब हेयर विड कैप्सूल्स हैं या कोई और इस तरह की चीजें हैं। फिश कैप्सूल्स बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। हम इतना रूटीन में फिश नहीं खाते। अच्छा, एक कैप्सूल का मैंने भी आपसे पूछना है, वो मैं आपसे पूछूंगी, मगर इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं सादिया, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी सादिया, क्या जानना चाहेंगी आप? ब्यूटिशियन से पूछना है कि मेरे बाल वैसे तो लेंथी भी हैं, लेंथ भी उनकी बहुत अच्छी है, ऑयलिंग भी मैं रेगुलरली करती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्बास, क्या जानना चाहेंगे आप? अभी मेरे बाल पर गिर रहे हैं, सामने से बिल्कुल सामने से गिर रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा कम है। अच्छा, फ्रंट से बिल्कुल फ्री हो रहे हैं बाल आपके, खत्म हो रहे हैं यहाँ से? जी, फ्रंट से बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, अब गिर रहे हैं, इसका कोई हल? अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच अब्बास। पूछ लेते हैं, अभी आयशा हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा, क्या बात करेंगी आप? मैं सुरैया फ़याल बात कर रही हूँ। जी जी, सुरैया फ़याल साहिबा, क्या बात करेंगी आप? हाँ जी मैम, मेरे बाल जो है ना घुंघराले हैं और ना बहुत उतर रहे हैं, रफ बहुत है, जैसे वो जले जले नहीं होते ऐसे बहुत, और उतरते बहुत है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बालों के साथ आपने कुछ किया तो नहीं है? नहीं, किया तो कुछ नहीं, वैसे डाई करवाने शुरू किए हैं। अब वो जो उसके बाल वाइट बहुत हो रहे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच रैया। अभी जान लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो जो एक बच्ची हमारे साथ मौजूद थी उसका ये कहना था कि उसके बाल जो हैं वो लेंथ भी अच्छी है, सब अच्छा है उसके बालों का, लेकिन वो कह रही कि वो मतलब सही नहीं रहते उसके बाल। देखिए, कई दफ़ा लोग ऑयलिंग करते हैं, उनको ऑयलिंग करने का तरीका ही नहीं पता। हम लोग समझते हैं हम बस ऑयल गिरा देंगे और ज़ोर ज़ोर से ऑयलिंग करेंगे तो हम बड़ा अच्छा हमने अपना ऑयल कर लिया। ऑयल जो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स हैं या इस तरह के हैं वो भी ऑयल ही लगाते हैं, लेकिन ऑयल लगाने का बहुत मतलब एक प्रोसेस है। उसमें है कि सबसे पहले आप अपना सर साफ़ करें, मतलब वॉश पसीने वाले बालों के ऊपर बिल्कुल ना करें, और वो उल्टा असर हो जाता है। हमें पता ही नहीं चल रहा होता हमें साथ हो क्या रहा है। पहले अपना सर वॉश करें और बल्कि कंडीशनर ना करें, कंडीशनिंग ना करें, जस्ट अपने बाल वॉश करें अच्छी तरीके से, बेशक पानी से कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम जैसा वुज़ू करते हैं, बार बार वुज़ू करते हैं, फेस को साफ़ करते हैं तो डर्ट उतर जाता है। इसी तरह बाल अगर हमने ऑयल लगाना है तो आप जस्ट अपने बाल वॉश कर लें अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद ड्राई करें, देन आप हल्का सा अपना ऑयल जो आपके बालों को जिसकी ज़रूरत है, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का डाल लें, कैस्टर ऑयल डाल लें, तो इस तरह की चीज़ें। अगर आपके बाल थिन है तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें, उससे बाल में वॉल्यूम आता है। तो उसको आप अपने स्कैल्प पे लगाएं, ठीक है, छोटे से कॉटन के उससे उसका बॉल से अपने बिल्कुल जो स्कैल्प से सेक्शन वाइज लगाएं, या जैसे
कॉटन बड वगैरह ले लें वो लगाएं? कॉटन बड तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब अच्छा कॉटन का एक बॉल सा बना लें, ठीक है ना, उसको आप पकड़ें और अब उसको भिगो के ऑयल को अपनी जड़ों में लगाएं। ठीक है, ये तरीका होता है, ये तरीका है ऑयल लगाने का। अच्छा, तो और अगर आप उसको ओवरनाइट रखते हैं तो आप कैप पहन लें। आप जो फॉइल की बात कर रही थी, हाँ, मतलब कुछ आप कैप पहन लें, आप कैप पहन लें, उसको नेचुरल हीट मिलेगी आपके बालों को, आपके स्कैल्प में वो जाएगा। बेहतर यही होता है कि आप मतलब ओवरनाइट उसको तो छोड़ आपके दें। स्कैल्प में वो जाएगा, ओवरनाइट रखें, आप सुबह देखें बाल इतने अच्छे होंगे। अच्छा, अब्बास हमारे एक भाई थे कॉलर, उन्होंने कहा कि उनके बाल बहुत उतर हैं, फ्रंट बिल्कुल खाली अच्छा, हो गया। मर्दाना मैं वही हैरान होती हूँ, जेंट्स जो हैं वो गंजे होते हैं और फिर भी ख़वातीन इतना कुछ कराती हैं और वो बच जाती हैं बच जाती हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो कई दफ़ा सन बाहर बहुत जाते हैं, मतलब और बाइक वगैरह चलाते हैं। माइन ऐसा ना कहें, बड़े मर्दों को बेचारी खवातीन ने बड़ी टेंशन होती है, तो कुछ सीरम बाल उतर जाते हैं। कुछ सीरम्स हमारे पास भी हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगी, वो आप आए तो आपको बता देंगे, गाइड करेंगे। कुछ सीरम्स आजकल ऐसे हैं कि वो आप यूज़ करें, अगर आपके पोर्स हैं बालों में तो आपके बाल आ जाते हैं। अगर पोर्स नहीं है, मुकम्मल गंज हो चुकी है, तो फिर सर्जरी होगी। आजकल तो इतने हेयर ट्रांसप्लांट। आप जो अब्बास के हवाले से बता रही है ना, मेरे भाई के हवाले से, तो मर्द हजरात भी काफी परेशान है। एक और मर्द हजरात है हमारे साथ, शहबाज है, उनकी तरह कॉल ले लेते हैं, शायद उन बेचारों का भी यही मसला ना हो। जी शहबाज, क्या जानना चाहेंगे आप? और शहबाज बेचारे जो है अभी ड्रॉप हो गए, थोड़ी देर में उनकी कॉल मिलती है तो बात करते हैं। आसिया हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आसिया, क्या बात करेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जानना है कि मेरे भी बाल ना वाइट ग्रे हेयर अर्ली एज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। और मैं डाई वगैरह लेना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपको बताया कि मेरे बाल ना माशाल्लाह से इतने हेल्थी थे, लेंथी भी थे, लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे ब्रश भर भर के बाल उतर रहे हैं। इसके रिलेटेड भी बताइएगा। जैसे ऑलिंग कह रही है, मैं बिल्कुल सेम ऐसे करती थी, सारा कुछ है, लेकिन अब एकदम से मेरे बाल के तकरीबन गंजापन होना शुरू होने वाला है, इतने ज्यादा है, और ग्रे हेयर भी हो गए हैं अर्ली एज में। अच्छा, और इसके लिए मुझे बता दीजिएगा कि अगर हम कलर करवाऊं तो कौन से ऐसे केमिकल से जिनसे बच के मैं कलर भी करवा सकूं और जो मेरे वाइट हेयर हैं ये भी छुप जाएं, कोई अच्छे वाला तरीका। मेरी बहन आसिया, परेशान ना हो, अभी माहिन से पूछ लेते हैं। आसिया का और सुरैया फयाज साहिबा का ना एक ही मसला है। सुरैया फयाज साहिबा ने हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि उनके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रे होते जा रहे हैं, और अब उन्होंने जब से डाई लेना शुरू किया ना, तब से उन्होंने कहा मेरे बाल रफ भी होना शुरू हो गए। और ये जो मेरी बहन थी आसिया, वो कह रही थी कि बाल जो है ना मेरे गिरना बहुत शुरू हो गए हैं, और बाल बहुत अच्छे थे इनके, वाइट भी हो रहे हैं, मगर इसके साथ साथ अगर डाई लेना हो तो फिर क्या चीज़ें हैं जो इनको अवॉइड करनी चाहिए अपने डाई में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, ज़ाहिर है मेरा सैलून है और मैं इस फील्ड में हूँ, मैं समझती हूँ कभी भी बाल डाई से और कट डाउन से भी डैमेज नहीं होते हैं। ये मैं आज आपको नई बात बता दूँ। हाँ, ये बड़े लोग, मैं तो खुद नहीं कट डाउन कराती माहिन, मैं तो खुद कहती हूँ कि अमोनिया फ्री होना चाहिए मेरा। जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं अपने घर में, कभी हम बीमार होते हैं, हम बाहर से रोज नहीं खा सकते, ठीक है। कट डाउन डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह यूज़ कर रहे हैं। डाई मैं रेगुलर डाई कराती हूँ, बल्कि शायद मैं तो हर दूसरे महीने अपना कलर चेंज कराती हूँ, बट आपको ट्रीटमेंट के साथ लेके चलना है। देखिए, ये जो कलर और ये चीज़ें हैं ना, ये एक शौक भी होता है कि यार हम ऐसे लगे, तो थोड़ी केयर तो लाजमी है, होम केयर भी चाहिए। मतलब हम लोग कई दफ़ा क्लाइंट का इतना काम करते हैं, टाई, स्ट्रीक्स, एक्सटेंसोरी, बाउंडिंग, स्पर्मिंग, जब हम उसको कहते हैं ना आप शैम्पू मास्क ले लें होम केयर के लिए, वो तकलीफ दे रहा होता है। अच्छा, हम ले लेते हैं, बस वही बात है ना, तो देखिए अपने बालों को खिलाएं पिलाएं, बालों को भी खिलाएं और अपनी जात को भी खिलाएं। यही ना कि सारा कुछ मुंह और बालों पे लगा लेना है, अंदर कुछ नहीं डालना आपने। अपनी बॉडी को भी अच्छी डाइट दें बालों के लिए। और कर्ली हेयर्स हैं तो उसके लिए, जिस तरह से हमारे पास ये मॉडल भी बैठी हुई थी कि कर्ली हेयर्स हैं, उनको अगर स्ट्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये, एक तो डाइट आपकी अच्छी, दूसरा आपके पास जो सीरम होगा ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और खुदा के वास्ते आप गंदे सैलून्स पे जो गली मोहल्ले में खुले हुए होते हैं, आपको पता भी होता है ये तबाही बर्बादी आपकी फैला देंगे, तो खुदा के लिए इससे अवॉइड करें। एंड थैंक यू सो मच माहीन, आपने हमारी घर बैठी खवातीन को बड़े अच्छी सी टिप्स दी हैं। और इंशाल्लाह ताला सुबह सवेरे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे आपके मसाइल को लेकर आएंगे और उनका हल जानने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।